हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर कवर करेंगे जो हमारे झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी होने वाला है। उन पर जो आपको कुल मिलाकर जो है 8 कहानी पढ़ने हैं। तो 8 कहानी से संबंधित फ्रेंड्स जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ टेस्ट हैं उसे आज की इस वीडियो पर संपूर्ण कहानी को ख़त्म करेंगे। और ये जो फ्रेंड्स सारे सवाल है इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड हैं, आपको जो है एग्ज़ाम पर इन्हीं वीडियो में से सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला कहानी होगा मधुआ, जिनके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मधुआ कहानी किस समस्या को रेखांकित करती हुई कहानी है? बाल उत्पीड़न, बाल विवाह, बाल मजदूरी या A और C दोनों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A और C दोनों। यानी मधुआ कहानी जो है बाल उत्पीड़न की समस्या को रेखांकित करती है और बाल मजदूरी को भी रेखांकित करती है। दूसरा सवाल है, जयशंकर प्रसाद ने मधुआ कहानी द्वारा प्रकट की है, क्या प्रकट की है? शराबी की मानवीय संवेदना, शराबी का भ्रष्ट आचरण, शराबी की कर्तव्य निष्ठा या शराबी की कर्तव्य परायणता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शराबी की मानवीय संवेदना। मधुआ कहानी पर जो है जयशंकर प्रसाद ने शराबी की जो मानवीय संवेदना है उन्हें प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है अपने कहानी में। अगला सवाल है, शराबी का मानना था, क्या मानना था शराबी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मौज मस्ती की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। यह शराबी का मानना था। चौथा सवाल है, निम्न में से कौन मधुआ कहानी का पात्र नहीं है? ठाकुर सरदार सिंह, शराबी, मोहन या लल्लू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन। मोहन जो है यह मधुआ कहानी का पात्र नहीं है, जबकि ठाकुर सरदार सिंह, शराबी और लल्लू ये तीनों कहानी के पात्र हैं। अगला सवाल है, ठाकुर सरदार सिंह का लड़का कहाँ पढ़ता था? तो ठाकुर जो सरदार सिंह है उनका लड़का लखनऊ में पढ़ता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठाकुर सरदार सिंह का एक लड़का था जो कि लखनऊ पर जो है पढ़ाई करता था। अगले सवाल है, मधुआ कहानी का पात्र लल्लू कौन था? तो लल्लू जो है ठाकुर साहब का जमादार था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठाकुर साहब का जमादार कौन थे? तो लल्लू थे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, शराबी गली में किसे घसीटता हुआ लेकर गया था? शराबी जो है गली में किसे घसीटता हुआ लेकर गया था? तो मधुआ को लेकर गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मधुआ को घसीटता हुआ लेकर गया था। नेक्स्ट सवाल है, अच्छा सुनिए सवेरे कोहरा पड़ता था। अच्छा सुनिए सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था, हम दोनों मुंह छिपाए खड़े थे। कहानी की यह पंक्तियाँ किस पात्र द्वारा कही गई है? तो यह पंक्तियाँ जो है शराबी के द्वारा कही गई है। तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई है, कोई गोली तो नहीं मार दी। कहानी की यह पंक्तियाँ किस पात्र के द्वारा कही गई है? तो यह जो है लल्लू के द्वारा कही गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लल्लू कौन थे? तो ठाकुर साहब के जमादार थे। नेक्स्ट सवाल है, मधुआ के लिए भोजन का प्रबंध करने गया शराबी स्वयं को कहाँ खड़ा पाता है? ठाकुर के घर में, रेलवे फाटक पर, मिठाई की दुकान पर या शराबी की दुकान पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिठाई की दुकान पर। शराबी जो है 1 रुपया लेकर जो है मिठाई की दुकान पर जाते हैं और मिठाई और पूरी खरीद कर लाते हैं, क्योंकि मधुआ को खिलाना था, इसीलिए शराबी मिठाई की दुकान पर जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मधुआ कहानी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन का चयन करना है। मधुआ बाल उत्पीड़न को चित्रित करती कहानी है। कहानी पात्र ठाकुर को कहानी सुनने का चस्का था। सी पर है, ठाकुर द्वारा शराबी को कहानी सुनाने पर रुपये दिए जाते थे। डी पर है, ठाकुर की संगत के कारण शराबी का हृदय परिवर्तन होता है। तो ये जो आपके डी असत्य हो जाएंगे, क्योंकि ठाकुर की संगत के कारण शराबी का हृदय परिवर्तन नहीं होता है, वह जब मधुआ के संपर्क में आते हैं तो उनका हृदय परिवर्तन होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन मधुआ कहानी का पात्र है? तो मधुआ कहानी का पात्र है राम जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मधुआ कहानी का पात्र कौन है? तो राम जी है। शराबी की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है। शराबी की चारित्रिक विशेषता में क्या समाहित है? वाक्पटुता, भावुकता और संवेदनशीलता या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शराबी की चारित्रिक विशेषताओं में ये सभी जो चीज़ें हैं, वाक्पटुता, संवेदनशीलता और भावुकता शामिल है। आह कहाँ बताऊँ इसे कि चला जाए? यहाँ पर है कि आह कहाँ, यहाँ पर कैसे होता है? आह कैसे बताऊँ इसे कि चला जाए, कह दूँ कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। कहानी में यह किसके मनोभाव उद्धृत हुए हैं? तो यहाँ पर किसके मनोभाव उद्धृत हुए हैं? तो शराबी के जो मनोभाव है यह उद्धृत हुए हैं। यह शराबी जो है मन ही मन सोचते हैं कि इसे कहाँ जाने के लिए कहूँ। नेक्स्ट सवाल है, ठाकुर सरदार सिंह किस प्रकार का व्यक्ति था?
बिलासी, निर्दयी, मनोरंजन प्रिय या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठाकुर सरदार सिंह जो है मनोरंजन प्रिय व्यक्ति थे, क्योंकि वह शराबी से कहानियाँ सुना करता था, तो मनोरंजन प्रिय हो गया। इस पर बिलासी और निर्दयी व्यक्ति थे। नेक्स्ट सवाल है, एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले शराबी ने देखा घुटनों से ठुड्डी लगाए हुए उस निरीह बालक को। प्रस्तुत पंक्तियों में कहानी की भाषा का कौन सा गुण विद्यमान है? चित्रात्मकता का, नाटकीयता का, प्रतीकात्मकता या प्रभात्मकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है यह एक नाटकीयता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा नाटकीयता का। नेक्स्ट सवाल है, मधुआ चारित्रिक विशेषताओं में समाहित थी। मधुआ की जो चारित्रिक विशेषता है इसमें क्या शामिल था? निष्कपटता, दृढ़ संकल्प, सरलता या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। मधुआ की जो चारित्रिक विशेषता है सरलता था, वह सरल स्वभाव का था, और दृढ़ संकल्प भी था, और निष्कपटता का भाव उनमें जो है समाहित था, उनके चरित्र की बात करें तो। अगला सवाल है, बालक मधुआ का शोषण किसके द्वारा किया गया था? तो लल्लू के द्वारा, कुंवर साहब के द्वारा, शराबी के द्वारा, ये भी दोनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लल्लू और कुंवर साहब के द्वारा। लल्लू कौन थे फ्रेंड्स? तो लल्लू जो है ठाकुर जमादार साहब के जो है ये ठाकुर सरदार सिंह के जमादार थे लल्लू। नेक्स्ट सवाल है, शराबी के मन में मधुआ के लिए संवेदना के फूल अंकुरित किस कारण हुए थे? मधुआ के सहयोगी स्वभाव के कारण, मधुआ की दुखपूर्ण स्थिति को देखकर, या मधुआ की सरलता व निष्कपटता के कारण, या मधुआ के चारित्रिक गुणों को देखकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शराबी के मन में जो मधुआ के लिए संवेदन के फूल अंकुरित होते हैं, तो मधुआ की दुखपूर्ण स्थिति को देखकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मधुआ की दुखपूर्ण स्थिति को देखकर जो है शराबी के मन में संवेदना के भाव अंकुरित हो। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अब जो है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 19 MCQ टेस्ट था मधुआ कहानी से संबंधित। अब है हमारा ठाकुर का कुआं कहानी, और ठाकुर का कुआं कहानी जिनके लेखक मुंशी प्रेमचंद है, इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ टेस्ट बनते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपके जो है एक ही वीडियो पर जो सारे कहानियों को कवर किया गया था। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला सवाल है हमारा यानी 20वां सवाल, ठाकुर का कुआं से संबंधित, कि ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? जातिवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या दहेज प्रथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद। ठाकुर का कुआं कहानी जो है जातिवाद समस्या पर आधारित है। ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है। कौन करती है प्रतिनिधित्व? तो गंगी करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गंगी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन ठाकुर का कुआं कहानी का पात्र नहीं है? तो ठाकुर का कुआं का पात्र ठाकुर है, जोखू है, और गंगी भी है, यानी आपका जो बी जो सिलिया जो है ये नहीं है। ठाकुर का कुआं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस कहानी के पात्र वर्ग का प्रतिनिधित्व, इस कहानी के जो पात्र है वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश को दर्शाया गया है। यह कहानी दलित जीवन को आधार बनाकर रची गई है, या इस कहानी का नायक ठाकुर है। तो ये जो डी है आपके ये असत्य हो जाएंगे, क्योंकि इस कहानी का नायक जो है ठाकुर नहीं है, जबकि गंगी है। इस कहानी का नायक की बात करें तो गंगी है और जोखू है, तो इसलिए यहाँ पर नायक ठाकुर नहीं है, ये गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कहानी में प्रेमचंद द्वारा दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है? किसानों के जीवन की व्यथा, दलितों के जीवन की व्यथा, राजनीतिक समस्याएं, या नारी के जीवन की व्यथा। तो ये जो कहानी है फ्रेंड्स इसमें जो है दलितों के जीवन की व्यथा को दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठाकुर का कुआं किस प्रकार का कहानी है? तो ये जो है फ्रेंड्स आपके यथार्थवादी कहानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठाकुर का कुआं किस प्रकार की कहानी है? तो यथार्थवादी कहानी है। नेक्स्ट सवाल है, ठाकुर का कुआं किस प्रकार की कहानी है? तो यथार्थवादी हो गया। इसके बाद हमारा अगला सवाल, हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। कहानी की यह पंक्तियाँ किस पात्र द्वारा कही गई है? तो यह पात्र जो है जोखू के द्वारा कही गई है। जब जो है जोखू गंदा पानी पीने की कोशिश करते हैं तो गंगी उनसे मना करते हैं और कहते हैं कि मैं ठाकुर का कुआं से पानी लेकर आती हूँ। तभी जो है जोखू कहते हैं कि हाथ पाँव तुड़वाएगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर का कुआं से जो है पानी लाने जाएगा तो उन्हें मारेगा, इसलिए यह कथन जो है जोखू कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गंगी की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है साहस, विद्रोह की भावना, त्याग की भावना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। गंगी की चारित्रिक विशेषताओं में तीनों विशेषताएं शामिल है। नेक्स्ट सवाल है, ठाकुर का कुआं कहानी के पात्र गंगी के संबंध में कौन सा कथन
असत्य है, आपको जो है असत्य कथन का चयन करना है। गंगी कहानी की मुख्य स्त्री पात्र है, ये तो कथन सत्य है। गंगी जोखू की पत्नी है, ये भी सत्य है। गंगी ऊंच नीच के भेदभाव को मानने को तैयार नहीं है, ये भी सत्य है। और गंगी ठाकुर के कुएं से पानी भरने का साहस नहीं कर पाती है, ये आपका सत्य है, क्योंकि वह जो है साहस कर पाती है। अगला सवाल है, प्रेमचंद द्वारा गंगी की मानसिक विजय किसके ऊपर दिखाई गई है? तो रिवाजी पाबंदियों व मजबूरियों, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिवाजी जो पाबंदी व मजबूरी है उस पर जो है विजय होता हुआ दिखाया गया है, ये मानसिक विजय की बात किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन ठाकुर का कुआं कहानी का पात्र है? तो ठाकुर का कुआं कहानी का पात्र हो गया फ्रेंड्स आपके जोखू, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जोखू। निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं में से गंगे की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, क्या है जो गंगे की विशेषता में शामिल नहीं है? सामाजिक कुरीतियों के प्रति आक्रोशित, जोखू के प्रति समर्पण की भावना, ठाकुर के कुएं से पानी भरने का साहस करने वाली, या सामाजिक कुरीतियों के प्रति आवाज़ उठाने वाली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये समाहित नहीं है, जबकि आपके ए, बी और सी तीनों सम्मिलित है। नेक्स्ट है अब हमारा फ्रेंड्स नीलम देश की राजकन्या कहानी, जिनके लेखक जैनेंद्र कुमार है। तो चलिए अब नीलम देश की राजकन्या से जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे कवर करते हैं। पहला सवाल है, रचनाकार जैनेंद्र ने नीलम देश की राजकन्या कहानी में व्यक्ति मन के किन भावों का अंकन किया है? तो शंकाओं का, प्रश्नों का, आंतरिक गुत्थियों का, ये सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। रचनाकार जैनेंद्र जो है नीलम देश की राजकन्या कहानी पर जो है मन के शंका के भाव, प्रश्नों का और आंतरिक गुत्थियों का जो है अंकन किया है। नेक्स्ट सवाल है, नीलम देश की राजकन्या कहानी में दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है? राजकन्या के अंतर्द्वंद्वों को, राजकन्या के प्रति प्रतिरोध के स्वर को, राजकन्या की विशेषताओं को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकन्या के अंतर्द्वंद्वों को जो है दर्शाया गया है। नीलम देश की राजकन्या कहानी किस पर आधारित है? तो ये जो है मनोविश्लेषणवाद पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद। नीलम देश की राजकन्या कहानी में दर्शन होते हैं, ये जो कहानी है नीलम देश की राजकन्या, इस पर किस चीज़ के दर्शन होते हैं? प्रतीकात्मक अध्यात्म के, चित्रात्मक अध्यात्म के, या संकेतात्मक अध्यात्म के, या ईर्ष्या के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतीकात्मक अध्यात्म के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राजकन्या के अंतर्मन का प्रेम किस भाव में स्थिर है? अवसाद में, डर में, दबाव में, या ये सभी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला सवाल है, राजकन्या को एकाएक किन्नरी बालाओं का हास कौतुक क्यों फीका लगने लगता है? तो राजकुमार की प्रतीक्षा के कारण जो है फीका लगने लगता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, राजकन्या का महल था, राजकन्या का जो महल क्या था? पुखराज का, पन्ने का, हीरे का, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। राजकन्या की सेविकाएं थी, राजकन्या की सेविकाएं कौन थी? अप्सराएं, गंधर्वबालाएं, किन्नरियाएं, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। निम्न में कौन नीलम देश की राजकन्या कहानी का पात्र नहीं है? किन्नरियाँ, अप्सराएं, गंधर्वबालाएं, या दासियाँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं है पूछा है, तो इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा डी, दासियाँ जो है नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, राजकन्या अपने अंतर्मन में किसके होने की बात स्वीकार करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार के होने की बात कहा गया है। राजकन्या को पुष्पहार के समान सदैव कौन घेरे रहता है? तो किन्नरियाँ व अप्सराएं, हमेशा जो है किन्नरियाँ व अप्सराएं जो है राजकन्या को पुष्पहार के समान सदैव घेरे रहता है। अगला सवाल है, किन्नरियों के मन में शंका के भाव उत्पन्न क्यों होते हैं? तो इसका मन पे जो है शंका के भाव उत्पन्न होते हैं कि राजकन्या का जो बेमन है उनके साथ रहने के कारण शायद बेमन हो गया, इसीलिए जो है किन्नरियों के मन शंका के भाव में शंका के भाव उत्पन्न होते हैं किन्नरियों के मन पे कि राजकन्या का जो बेमन है उनके साथ रहने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट सवाल है, पगली ढिठ ढिठ मैं कहाँ अलग हूँ और कहीं मेरे सिवा कुछ है भी जो डरती है, वह क्यों नहीं देती कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो तेरे नहीं मैं भी रहूँगा। यहाँ किसके अंतर्मन के भाव जो है व्यक्त हुए हैं? तो यहाँ पर राजकन्या के जो मन के भाव व्यक्त हुए हैं। रचनाकार द्वारा किसके माध्यम से किशोरी राजकन्या के प्रेम को व्यंजित करने का प्रयास किया गया है? तो मिथक प्रेम किया गया है फ्रेंड्स। ये जो राजकन्या का जो प्रेम है यह एक प्रकार का मिथक है, यानी झूठ है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ओ राजकन्या देख चारों ओर सब खोखला है कि नहीं? अरे ओ कुछ नहीं है, तेरे मन के भीतर का राग एक रोग है। यह भाव किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं?
तो ये जो भाव है यह उत्पन्न हुए हैं राजकन्या के अंतर्मन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राजकन्या के अंतर्मन के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब हमारा अगला कहानी है परिंदे कहानी, जिनके लेखक निर्मल वर्मा है। तो परिंदे कहानी से जितने भी सवाल हैं ये भी कवर करते हैं इस पार्ट में। तो अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र परिंदे कहानी का है। तो परिंदे कहानी का पात्र आपके हो जाएंगे जूली, मिस वुड, मिस्टर ह्यूबर्ट, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों जो है परिंदे कहानी के ही पात्र हैं। परिंदे कहानी है, परिंदे कहानी किस प्रकार का कहानी है, प्रतीकात्मक, आदर्शवादी, यथार्थवादी, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिंदे कहानी जो है यह एक प्रकार का प्रतीकात्मक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, परिंदे कहानी प्रतीकात्मक कहानी है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, परिंदे कहानी में कहानीकार ने परिंदों के माध्यम से किस ओर संकेत किया है। तो इस पर जो है किस ओर संकेत किया है, तो मनुष्य जीवन की एक विशेष स्थिति की ओर संकेत किया है। अगला सवाल है, परिंदे कहानी की नायिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो वह मृत की स्मृति में जीती है, हॉस्टल के मायूस माहौल में जीवन बिताती है, या ए और बी दोनों, या डी पर है कि वह अतीत को छोड़ भविष्य की ओर अग्रसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी परिंदे कहानी की जो नायिका है वह मृत्यु की स्मृति में जीती है और हॉस्टल के मायूस माहौल में जीवन बिताती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कहानी की नायिका लतिका की समस्या है। ये जो कहानी की नायिका लतिका है इनकी समस्या क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या, अतीत से मुक्ति की समस्या, ए और बी दोनों, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये दोनों समस्या से जो है लतिका जो है जूझती है। परिंदे कहानी आधुनिक भाव बोध के किस अंश को व्यक्त करती है। तो क्षण बोध की प्रवृत्ति को, अकेलेपन की त्रासदी को, या मानसिक अवहेलना को, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सभी जो है त्रासदी को यानी व्यक्त करती है, अंश को व्यक्त करती है परिंदे कहानी पर। नेक्स्ट सवाल है, परिंदे कहानी का शीर्षक किस मनोभाव को व्यक्त करता है। तो परतंत्र पक्षी को व्यक्त करता है। परिंदे कहानी में केंद्रीय पात्र क्या है। तो मिसेस लतिका, मिस लतिका जो है परिंदे कहानी की केंद्रीय पात्र है, यानी इसे जो है केंद्र में रखकर परिंदे कहानी की रचना किया गया है। कहानी में परिंदे को किसका प्रतीक कहा गया है। तो इस पर जो है लतिका की मनोस्थिति, कहानी में जो परिंदे है जो है या किसका प्रतीक है, तो लतिका की मनोस्थिति का। अजी मेम साहब अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। कहानी में यह पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है। तो ये कही गई है करीमुद्दीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, करीमुद्दीन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन परिंदे कहानी का पात्र नहीं है। कौन सा है जो एक कहानी, तो करीमुद्दीन कहानी का पात्र है। इसके बाद डॉक्टर मुखर्जी भी जो है आपका कहानी का पात्र है, और सुधी भी जो है कहानी का पात्र, जबकि हेमंती नहीं है। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा, यह पंक्तियाँ कहानी के किस पात्र द्वारा कही गई है। तो यह लतिका के द्वारा कही गई, मिस लतिका के द्वारा जो है यह कथन कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, गिरीश नेगी कौन था। तो गिरीश नेगी जो है मेजर गिरीश नेगी ये मेजर थे। तो मेजर गिरीश नेगी कौन थे, तो वो थे कुमाऊं रेजिमेंट का कैप्टन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कुमाऊं रेजिमेंट का कैप्टन। चार्ल्स बोवर नाम द्वारा किसे पुकारा जाता था। तो गिरीश नेगी को, चार्ल्स बोवर के नाम से किसे पुकारा जाता था, गिरीश नेगी को। किसी चीज़ को न जानना गलत है, तो जानबूझकर न भुला पाना व हमेशा जोंक की तरह चिपटे रहना भी गलत है। डॉक्टर मुखर्जी द्वारा यह कौन सा भाव जो है प्रकट किया गया है। तो यह जिजीविषा का भाव प्रकट किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिजीविषा का, जो कि डॉक्टर मुखर्जी परिंदे कहानी का एक पात्र है। अगला सवाल है हमारा, लतिका का गिरीश नेगी से परिचय किसने करवाया था। तो इनका जो परिचय है डॉक्टर मुखर्जी करवाते हैं। हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं। इस कथन में क्या भाव निहित है। तो परिंदे के जीवन में ठहराव नहीं है, यह भाव निहित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर मुखर्जी कॉन्वेंट स्कूल में कौन सा विषय पढ़ाते थे। डॉक्टर जो मुखर्जी थे तो वह कॉन्वेंट स्कूल में जो है कौन सा विषय पढ़ाते थे। तो हाइजीन फिजियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, हाइजीन फिजियोलॉजी। सब कुछ होने के बावजूद यह क्या है जो हमें चलाए रखता है। हम रुकते हैं तो भी अपने बहाव में हमें घसीट लिए जाता है। यहाँ किसकी ओर संकेत है तथा कहानी के किस पात्र द्वारा यह कहा गया है। तो यह कहा गया है लतिका का अदृश्य
शक्ति की ओर। यह किसके द्वारा कहा गया? तो लतिका का जो अदृश्य शक्ति है उन्हीं के द्वारा जो है यह कहा जाता है, यानी भाव प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सब लड़कियां एक दूसरे के ऊपर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। पंक्ति में किस नीली वस्तु की ओर संकेत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीले लिफाफे के पत्र की ओर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल है, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता, यहाँ आप चाहे कितने वर्ष रह ले अपने को हमेशा अजनबी ही पाएंगे। यह पंक्तियाँ कहानी के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है मिस वुड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मिस वुड। अब नेक्स्ट कहानी है हमारा दिल्ली में एक मौत, जिनके लेखक कमलेश्वर हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर जो है सारे कहानी को कवर कर लेंगे, यानी सारे कहानी जो एक ही वीडियो पर आपके समाप्त हो जाएंगे। तो अब सारे कहानी से जितने भी संबंधित सवाल है आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा और सारे सवालों को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं और यह सवाल एग्जाम पर जरूर से जरूर आएंगे। अब हमारा दिल्ली में एक मौत, जिनके लेखक कमलेश्वर हैं। पहला सवाल है, दिल्ली में एक मौत कहानी व्यक्त करती है। दिल्ली में एक मौत जो कहानी है यह क्या व्यक्त करती है? तो महानगरीय संवेदना की निर्ममता को व्यक्त करती है, यानी महानगर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन दिल्ली में एक मौत कहानी का पात्र नहीं है? कौन सा एक पात्र है जो दिल्ली में एक मौत कहानी का पात्र नहीं है? तो मिस्टर वासवानी है, मिसिज वासवानी भी है, अतुल भवानी भी है, जबकि मिसिज मवानी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं है, जबकि ए बी सी तीनों कहानी का पात्र है। अगला सवाल है, कमलेश्वर ने दिल्ली में एक मौत कहानी में उजागर किया है, वह क्या उजागर किए हैं? तो बदलते सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को उजागर किया है कमलेश्वर ने दिल्ली में एक मौत कहानी में। अगला सवाल है, मिसिज वासवानी द्वारा लेखक ने उजागर किया है, किस चीज़ को उजागर किया है? तो फैशन परस्त स्त्रियों का अमानवीय व्यवहार को जो है उजागर किया है लेखक ने। किसके माध्यम से? तो मिसिज वासवानी के माध्यम से। नेक्स्ट सवाल है, लेखक सेठ दीवानचंद की शव यात्रा में शामिल क्यों नहीं होना चाहता था? सेठ दीवानचंद से आत्मीय संबंध न होने के कारण, दिल्ली में अधिक सर्दी होने के कारण, या अतुल भवानी तथा सरदार जी के शव यात्रा में शामिल न होने के आभास के कारण, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में अधिक सर्दी होने के कारण। दिल्ली में एक मौत किसकी दृष्टि से बहुचर्चित कहानी है? नवीन भावबोध, नवीन शिल्प, या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। दिल्ली में एक मौत जो कहानी है यह नवीन भावबोध और नवीन शिल्प पर बहुचर्चित कहानी है। नेक्स्ट सवाल है, अब मौत का बहाना बनाकर आज छुट्टी ही ले लूँ, वाक्य द्वारा लेखक ने किस पर कटाक्ष किया है? तो ये क्या है? शहरी जीवन शैली पर कटाक्ष किया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दिल्ली में एक मौत कहानी के पात्रों को आधार बनाकर लेखक क्या प्रदर्शित करना चाहता है? तो महानगरीय लोगों की मनोस्थिति को प्रदर्शित करना चाहता है। नेक्स्ट सवाल है, आइए सरदार जी अब देर हो रही है, 10 बज चुका है, कहानी की यह पंक्तियाँ किस पात्र के द्वारा कही गई है? तो अतुल भवानी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अतुल भवानी के द्वारा यह कथन कहा गया है। दिल्ली में एक मौत कहानी के आधार पर बताइए कि महानगरीय सभ्यता में किन मानवीय मूल्यों का विघटन हुआ है? तो इस पर जो विघटन हुआ है, रिश्तों की भाव संपदा का क्षरण, पारस्परिक संबंधों का अलगाव, या संवेदनाओं का ह्रास, यानी ये सभी जो है विघटन हुआ है, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट सवाल है, कहानी में देशकाल व वातावरण की दृष्टि से लेखक ने चित्रण किया है, किसे चित्रण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली की भीड़ भाड़ से भरी जिंदगी का चित्रण किया है। कमलेश्वर की दिल्ली में एक मौत कहानी में कैसी भाषा का सामंजस्य स्थापित हुआ है? तो व्यंग्यात्मक शैली का और कमेंट्री शैली का, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। किस भाषा शैली का सामंजस्य स्थापित हुआ है? तो व्यंग्यात्मक शैली और कमेंट्री शैली। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली में एक मौत कहानी की भाषा शैली क्या है? तो इसकी जो भाषा शैली है सरल है, सहज है और पात्र के अनुकूल है, यानी ये सभी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन दिल्ली में एक मौत कहानी का पात्र है? सेठ अमीरचंद, नीतूल, मिस्टर वासवानी, या गजाधर बाबू? यहाँ पर पूछा है कौन सा दिल्ली में मौत कहानी का पात्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर वासवानी। मिस्टर वासवानी जो है दिल्ली में एक मौत कहानी का पात्र है। नेक्स्ट सवाल है, कमलेश्वर द्वारा रचित दिल्ली में एक मौत कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शहरी व्यक्तियों की अमानवीय प्रवृत्ति को उजागर करना। कहानी में लेखक कमलेश्वर द्वारा किस प्रकार की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया गया है? तो इसमें व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, उषा प्रियंवदा की वापसी कहानी जीवन की किस स्थिति को व्यक्त करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक संबंधों की प्रगाढ़ता एवं मधुरता में आए
परिवर्तन को व्यक्त करती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नई कहानी है। नई कहानी है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नई कहानी जो है संदर्भित है, या नई कहानी जो है उजागर करती है तो जीवन की ऊब और उदासी की दास्तान है। नई कहानी जीवन की ऊब और उदासी की दास्तान है। नेक्स्ट सवाल है, वापसी कहानी की विशेषता क्या है। तो ये जो वापसी कहानी है इसकी विशेषता है कि कहानी में नई कहानी का शिल्प अपने श्रेष्ठता के रूप में प्रकट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन वापसी कहानी का पात्र नहीं है। नरेंद्र, बसंती, अमर या महेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र जो है वापसी कहानी का पात्र नहीं है, जबकि नरेंद्र है, बसंती है और अमर है। अगला सवाल है हमारा, गजाधर बाबू वर्षों तक कहाँ कार्यरत थे। गजाधर बाबू जो है ये जो है वो वर्षों तक कहाँ पर कार्यरत थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे विभाग में। गणेशी कौन था। तो गणेशी जो है गजाधर बाबू का नौकर, गजाधर बाबू का मित्र या रानीपुर रेलवे स्टेशन पर चाय नाश्ता बेचने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीपुर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला था। नेक्स्ट सवाल है, आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए। गजाधर बाबू से यह किसने कहा है। तो यह कहा है उनकी पत्नी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पत्नी ने। व्यक्ति समय परिवर्तन के साथ किस प्रकार महत्वहीन और अवांछनीय बनता जाता है। इस क्रूर विडंबना को लेखिका ने किस पात्र के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो गजाधर बाबू के द्वारा प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला सवाल है, यह थी क्या उनकी पत्नी जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखिका ने किसकी मनोदशा का वर्णन किया है। तो ये क्या है, गजाधर बाबू के मनोदशा का वर्णन किया है। उषा प्रियवंदा की वापसी कहानी आधारित है, किस पर आधारित है। राजनीतिक समस्याओं पर, पारिवारिक समस्याओं पर, आर्थिक समस्याओं पर, या डी पर दिया है ऑप्शन नंबर डी पर कि सामाजिक समस्याओं पर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा पारिवारिक समस्याओं पर आधारित जो है यह उषा प्रियवंदा की कहानी है वापसी कहानी। वापसी कहानी में लेखिका द्वारा व्यंजित की गई है, क्या व्यंजित की गई थी। आत्मीयता का, करुणा का, ए और बी दोनों, या लाक्षणिकता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी आत्मीयता का और करुणा का जो भाव है लेखिका द्वारा व्यंजित की गई वापसी कहानी में। फ्रेंड्स, वापसी कहानी के लेखक उषा प्रियवंदा का है और उषा प्रियवंदा का जन्म जो है यह कब हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उषा प्रियवंदा का जन्म कब हुआ है, क्योंकि आपके जो एग्जाम पर तो ईस्वी से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आप ये कमेंट में बताइए कि उषा प्रियवंदा का जन्म कब हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, वापसी कहानी का शीर्षक उपयुक्त किस प्रकार माना जा सकता है। तो कहानी वापसी की घटना पर केंद्रित है। कथा का प्रारंभ गजाधर बाबू के घर वापसी से होता है और कथा का अंत गजाधर बाबू की घर से वापसी पर होता है, घर से वापसी से भी होता है। तो उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गजाधर बाबू किसकी उपेक्षा के पात्र बने थे। तो परिवार के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गजाधर बाबू परिवार के जो है उपेक्षा के पात्र बने थे। गजाधर बाबू को आधार बनाकर लेखिका द्वारा वृद्ध पीढ़ी के किन भावों को प्रकट किया गया है। तो असंतोष और अवसाद को प्रकट किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गजाधर बाबू के बेटे, बहू और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारधारा के पोषक थे। तो स्वच्छंदतावादी के पोषक थे। नेक्स्ट सवाल है, वापसी कहानी के संवाद किस रूप में लिखे गए हैं। सरल, सहज, आक्षणिक या भावपूर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है संवाद रूप में लिखे गए हैं कि सरल सहज है वापसी कहानी का संवाद, और आक्षणिक है और भावपूर्ण है। पीढ़ीगत अंतराल तथा भावनात्मक अंतराल के आधार पर वापसी कहानी किस प्रकार के वातावरण में विकसित हुई है। तो ये जो विकसित हुई है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी तनाव में, असंतोष में और द्वंद्व का वातावरण जो है ये वापसी कहानी पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, वापसी कहानी की भाषा शैली कैसी है। तो सहज और सरल है और स्वाभाविक है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन वापसी कहानी का पात्र है। तो वापसी कहानी का पात्र हो गया आपका अमर। अमर जो है वापसी कहानी का पात्र है। गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है व्यवहार कुशलता, उदारता, सहिष्णुता, ये सभी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं में ये तीनों चीज़ देखने को मिलते हैं, व्यवहार कुशलता, उदारता और सहिष्णुता। नेक्स्ट सवाल है, वापसी कहानी के माध्यम से उषा प्रियवंदा द्वारा प्रस्तुत की गई है किस चीज़ को जो है प्रस्तुत किया गया है। तो युगीन यथार्थ की मार्मिक झांकी को जो है प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। वापसी कहानी के माध्यम से जो उषा प्रियवंदा द्वारा किस चीज़ को प्रस्तुत किया गया है। तो युगीन यथार्थ की मार्मिक झांकी को। अब है हमारा नेक्स्ट कहानी है अभिशप्त, और अभिशप्त कहानी के लेखक है फ्रेंड्स यशपाल। तो चलिए अभिशप्त से जितने भी सवाल बनते हैं सारे
कवर करते हैं। तो हमारा सवाल है, अभिशप्त कहानी के रचनाकार कौन है? तो यशपाल है। निम्न में से कौन प्रेमचंदोत्तर युगीन प्रमुख रचनाकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशपाल। यशपाल का अगर बात करें फ्रेंड्स, जन्म कब हुआ है? तो यशपाल का जन्म हुआ है 1903 ईस्वी में। आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा, यशपाल का जन्म कब हुआ है? 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, अभिशप्त कहानी में रचनाकार ने किस वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट की है? तो निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। अभिशप्त कहानी में किस समस्या का चित्रण किया गया है? तो इस पर जो है भूख की समस्या का चित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भूख पर ही आधारित है, क्योंकि भूख की वजह से ही जो है एक 5 वर्ष के लड़के जो है अपने छोटे भाई की जो है हत्या कर देते हैं। 5 वर्ष के जो बच्चे हैं अपने छोटे भाई की हत्या कर देते हैं भूख की वजह से। इसीलिए जो अभिशप्त कहानी है भूख की समस्या पर आधारित कहानी है। अगला सवाल है हमारा, लेखक मेले में लगे पार्क का आनंद लेने के लिए कहाँ जाता है? अमीनुद्दौला पार्क, रिश्तेदार के घर, मेले के परिसर या शुक्ला जी के घर? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शुक्ला जी के घर जाते हैं लेखक मेले का आनंद लेने के लिए। और मेला जो है फ्रेंड्स यहाँ पे अमीनुद्दौला पार्क में मेला लगता है। जिस बालक ने नवजात शिशु की हत्या की थी उसकी आयु कितनी थी? तो 5 वर्ष थी। 5 वर्ष के बालक ने किसकी हत्या की थी? तो अपने छोटे भाई की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अपने छोटे भाई की। नेक्स्ट सवाल है, लेखक ने अभिशप्त किसे कहा है? स्वयं को, मिस्टर शुक्ला को, झल्ली वाले को या 5 साल के बालक को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 साल के बालक को। लेखक के अनुसार बच्चे द्वारा की गई हत्या के लिए उत्तरदायी का कारण क्या था? तो भूख कारण था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भूख। नेक्स्ट सवाल है, जन्म से पाप करने के लिए मजबूर यह अभिशप्त क्या कभी पाप मुक्त हो सकेंगे? यह कथन जो है किसका है? तो लेखक का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन लेखक का है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अभिशप्त कहानी में प्रयुक्त भाषा शैली कौन सी है? तो इसकी जो भाषा शैली है आत्मभाषण शैली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आत्मभाषण शैली। मिस्टर शुक्ला के अनुसार निम्न वर्ग में व्याप्त भूख की समस्या का मूल कारण क्या है? तो इनका जो मूल कारण है निम्न वर्ग के कर्म। निम्न वर्ग के कर्म जो है या मिस्टर शुक्ला के अनुसार व्याप्त भूख की समस्या का मूल कारण है। नेक्स्ट वाले हमारा अब मिसपाल, जिनके लेखक मोहन राकेश हैं। तो मिसपाल कहानी के लेखक मोहन राकेश हैं। तो यहाँ पर हो गया मिसपाल कहानी के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश हैं। मिसपाल कहानी का वर्ण विषय क्या है? यानी इसका विषय की बात करें तो इसका विषय क्या है? तो अविवाहित नारी की घुटन, नौकरी की पेशा नारी की घुटन, इस बदसूरत नारी की पीड़ा। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी मिसपाल कहानी का ये तीनों वर्ण विषय है। नेक्स्ट सवाल है, मिसपाल कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिसपाल। मिसपाल कहानी का केंद्रीय पात्र मिसपाल है। मिसपाल कहानी में मिसपाल के मन की कुंठा का क्या कारण था? तो सहकर्मी द्वारा मजाक उड़ाया जाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मिसपाल कहानी पर जो मिसपाल के जो मन पे कुंठा का भाव उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण से जो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती है, इसका क्या कारण था? तो सहकर्मी द्वारा मजाक उड़ाया जाना उनका प्रमुख कारण था। अगला सवाल है, सहकर्मियों के व्यंग्य से आहत होकर मिसपाल क्या निर्णय लेती है? तो नौकरी छोड़ने का निर्णय लेती है। मिसपाल को किसके संपर्क से अपनत्व का बोध होता है? किसके संपर्क में आने से? तो रणजीत के संपर्क में आने से। अगला सवाल है हमारा, मिसपाल पुरानी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद भी किस में रुचि रखती है? रंजीत में, वहाँ के वातावरण में, सहकर्मियों को अपने प्रति हो रही गपशप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकर्मियों की अपने प्रति हो रही गपशप में। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मिसपाल को रंजीत से कटने पर विवश कर देता है? कौन सा कारण जो मिसपाल को रंजीत से काटने पर विवश कर देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी आहत भावनाएं और स्त्री अहम का जो भाव है, जिस कारण से रंजीत से जो है वह मिलने पर यानी उससे बातें करने पर विवश हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मिसपाल कहानी में निम्नलिखित में से किसको घटनाओं और परिस्थितियों की अपेक्षा मुख्य रूप से उभारा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरित्र की मूल संवेदना को। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र संपूर्ण घटनाओं और परिस्थितियों का प्रत्यक्ष दृष्टा और भोक्ता है? इसका राइट आंसर है रंजीत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जो दृष्टा और भोक्ता है तो रंजीत पात्र है। नेक्स्ट सवाल है, मिसपाल कहानी के संवाद किसमें समर्थ है? मिसपाल कहानी जो संवाद है किसमें समर्थ है? तो ये जो है आपके उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे। कहानी को गति देने में, मूल संवेदना एवं पात्रों के बीच संबंध स्थापित करने में और चरित्रों की मनोस्थिति का विश्लेषण करने में, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा।
मिसपाल कहानी की भाषा में कौन सा गुण विद्यमान है? तो इस पर गुण की बात करें अगर तो इसमें है ये सभी, यानी सपाटता, सांकेतिकता और व्यंजकता, ये तीनों गुण जो है समाहित है यानी विद्यमान है। नेक्स्ट वाले हमारा, निम्न में से मिसपाल कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य की बात करें तो यांत्रिक एवं संवेदनाशील समाज में बदसूरत स्त्री की पीड़ा और एकाकीपन को सामने लाना, यह मिसपाल कहानी का उद्देश्य है। नेक्स्ट वाले अब है जो हमारा फ्रेंड्स विविध से संबंधित है, यानी सभी कहानियों को मिलाकर जो विविध के सवाल बनते हैं, यानी इम्पोर्टेंट सवाल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी ये सवाल आपको जरूर से जरूर अच्छी तरह से याद आना चाहिए। इस तरह के जो फ्रेंड्स कूट से संबंधित यानी सूची का मिलान करने से संबंधित जो सवाल आपको एग्जाम पर जो है जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 पर है कहानी और इधर कहानीकार, यानी इस कहानी का कहानीकार कौन है? तो ठाकुर का कुआं कहानी के लेखक कौन है? इसके बाद है मिसपाल, नीलम देश की राजकन्या और मधुआ। तो आपका जो मधुआ कहानी के लेखक हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद। मधुआ कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है? तो जैनेंद्र है। नीलम देश की राजकन्या जैनेंद्र। ठाकुर का कुआं कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद और मिसपाल कहानी के लेखक है मोहन राकेश। तो आपके ये मिलन सही हो जाएंगे। ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद, मिसपाल मोहन राकेश, नीलम देश की राजकन्या जैनेंद्र कुमार और मधुआ कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट वाले हमारा सुमेलित कीजिए, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपका। इधर कहानी दिया हुआ, इधर पात्र है, यानी किस कहानी के जो है, यानी इस कहानी के जो है पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 1, 5 और 3। तो वापसी कहानी के जो पात्र हैं कौन है? तो नरेंद्र है। वापसी कहानी के पात्र नरेंद्र हो गया। दिल्ली में एक मौत कहानी के पात्र कौन है? तो अतुल मवानी है। मधुआ कहानी के पात्र कौन है? तो लल्लू है, जो ठाकुर सरदार सिंह के जमादार रहते, तो मधुआ का हो गया लल्लू। और परिंदे कहानी के जो पात्र हैं कौन है? तो डॉक्टर मुखर्जी है, यानी आपके जो है 2, 1, 5 और 3 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना यानी सुमेलित करना है। कहानी और इधर है कहानीकार। दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर हैं। वापसी कहानी के लेखक उषा प्रियमवंदा है। अभिशप्त कहानी के लेखक कौन है? तो अभिशप्त कहानी के लेखक है यशपाल और परिंदे कहानी के लेखक है निर्मल वर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 और 3। तो 1, 2, 4 और 3 कहाँ पर है? अब देख लीजिए 1, 2, 4 और 3 ऑप्शन नंबर सी पर, यानी 132 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है सुमेलित कीजिए, कहानी और पात्र है। दिल्ली में एक मौत कहानी के पात्र कौन है? तो मिसिज वासवानी। दिल्ली में एक मौत कहानी के पात्र मिसिज वासवानी। वापसी कहानी के पात्र हैं अमर। वापसी कहानी के पात्र कौन है? अमर है। ठाकुर का कुआं के पात्र हैं गंगे। ठाकुर के कुआं के पात्र कौन है? गंगे है। और नीलम देश की जो राजकन्या है इनके पात्र हो जाएंगे आपके किन्नरियाँ। तो आपके ये राइट आंसर हो जाएंगे 3, 4, 5, 2। ये आपको अच्छी तरह से पात्र जो है याद करना है। नेक्स्ट वाले हमारा सुमेलित कीजिए, यानी इधर दिया हुआ है कहानी और इधर दिया हुआ है पात्र। आपको कहानी को जो है पात्र से सुमेलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा 3, 1, 2, 4। यानी नीलम देश की राजकन्या के जो पात्र हैं तो आपके अप्सराएं हैं। नीलम देश की राजकन्या के पात्र कौन है? तो अप्सराएं हैं। मिसपाल कहानी के पात्र कौन है? तो इस पर जो है मिसपाल कहानी के पात्र हैं रंजीत। मिसपाल कहानी के पात्र कौन है? रंजीत हैं। इसके बाद है मधु